सर ये जो हमारी ये रिसर्च अब आज करवा रहे हैं किसी बुक में है से है जो हमारे पास जो बुक है हम वो खोल लें। नहीं, बेसिकली मेरे नोट्स जो हैं ये मैंने 4-5 बुक से बनाए हैं। और ये जो नोट्स जी। आपके सामने इस तरह रिसर्च के हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा बाद में हो जाएगा। ये नोट्स जी। हैं। एक तो ये एलआरबी की जो ओरिजिनल बुक है ना, रिसर्च की, एक ये नोट्स उसमें से जी। बने हुए हैं। फिर उसके अलावा जो जी। हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बुक्स चलती हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये आती हैं, करेक्ट ऑफ एजुकेशन है, क्वालिफाइड गाइड है, जोन ऑफ एजुकेशन है, सेंस ऑफ एजुकेशन है। इन 4-5 बुक्स मेरे पास हैं, उनसे मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो जी सर ठीक इस है। वजह से करके अगर इन नोट्स को करने आप लोग देखेंगे ना, इन नोट्स को करने के बाद आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। ये मैं अथेंटिक श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कोई भी बुक उठा के देख लें और उस बुक का कंटेंट पढ़ें और इस मेरे नोट्स का कंटेंट पढ़ें, तो आपको मेरे नोट्स के अंदर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और किसी भी जो है वो बुक के अंदर इतना कंटेंट नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ जो है वो आपको क्वेश्चन भी लेता रहूँगा, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारा पढ़ना है। क्लास हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दिन हुआ करेगी, लाइव क्लास। लेकिन इंगेजमेंट डेली बेसिस पे होगी। डेली बेसिस पे मैं टेस्ट भी शेयर करूंगा और डेली बेसिस पे आपको जो है वो असेसमेंट भी हो रही होगी, वीडियो लिंक भी शेयर किए जा रहे होंगे। पढ़ना आप लोगों ने है, मेहनत आप लोगों ने करनी है, लेकिन आपको तमाम समझे रिसोर्स से हर सब कुछ मिल रहा होगा। किसी चीज़ की जो है ना इधर से कमी नहीं होगी। ये बस कमी होगी तो वो होगी कि आप उससे ज़्यादा मजीद मेहनत करें। चलें, सबसे पहले देखते हैं कि सर्च और रिसर्च के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है। अच्छा, मेरे हर जो नोट्स हैं, हर टॉपिक के ऊपर जो है आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगा। यानी आप नोट्स में अगर समझ ना आ रही है तो वहीं पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो पे चले जाएँगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ सर्च एंड रिसर्च। सर्च कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है वो तलाश करना जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। जैसे मेरी चीज़ है, तो वो मैंने एक पॉकेट में रखी है और मैं तलाश कर रहा हूँ, दूसरी पॉकेट में देखता हूँ, तीसरी में देखता हूँ कि मेरी चीज़ कहाँ पे है। तो इसको हम जो है वो कह रहे होते हैं सर्च। जबकि रिसर्च जो होती है तो ये होता है कि किसी चीज़ को मॉडिफाई करना या सच्चाई की तलाश के अंदर गहराई में जाना, उसको हम जो है वो रिसर्च कह रहे होते हैं। रिसर्च की डेफिनेशन जो कॉमनली पूछी जाती है वो ये है कि रिसर्च इज द टू फाइंड द ट्रुथ। सच्चाई को तलाश करना जो है वो रिसर्च हम उसको कहते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें कोई पेपर में आने वाली जहाँ तक बात कोई नहीं है। ज़्यादा जो टारगेट हमारा ये होगा कि हम पेपर को टारगेट कर रहे होंगे कि एग्जाम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है। अब मैं आज बैठा और मैंने पूरी रिसर्च को रिवाइज कर दिया। अगर आप भी चाहें तो आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर सारे रिसर्च के नोट्स जो हैं इनको रिवाइज कर सकते हैं। अब आपने ये कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, इसके अंदर कुछ नहीं करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, अच्छी रिसर्च कौन सी होती है, कि जो हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, जो कंटिन्यूअस इंक्वायरी होती है किसी चीज़ के बारे में। ऐसी रिसर्च जो जिसके जो रिजल्ट्स हमें मिले वो हम उसको बड़ी पब्लिक के ऊपर उसको जनरलाइज कर सकें। वो रिसर्च जो है वो रिसर्च का पर्पज ये अच्छी रिसर्च वो होती है। और वो रिसर्च जो एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस कर रही है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, चीज़ें कॉमन है, आप लोगों को इनका पता होता है। हम फर्दर चलते हैं कि जहाँ पे ये है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज से अक्सर सवाल आ जाता है और हमें पता कोई नहीं होता कि ये कहाँ से सवाल आया है। यानी कि देखते हैं हम जहाँ पे तो नॉलेज की डेफिनेशन आपको बता दें कि नॉलेज क्या है। हमारे पास जो है वो फैक्ट्स जो है उसको हम नॉलेज कह रहे होते हैं। और नॉलेज की जो गेन करने के हमारे पास तरीके हैं वो हम 7-8 तरीके हैं। 8 तरीके आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है इंपीरिकल नॉलेज। क्या है? इंपीरिकल नॉलेज। इंपीरिकल नॉलेज वो नॉलेज जो हम सेंसेस के जरिए हासिल करते हैं, उसे इंपीरिकल नॉलेज बोलते हैं। ये आपसे अगर पेपर के अंदर इंपीरिकल नॉलेज के मुताबिक सवाल किया जा सकता है, तो इंपीरिकल नॉलेज आपको पता हो तो वो नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? एक्सपीरियंस वही जो हम अपने सेंसेस से, चाहे हम उसको जो है वो टेस्ट करके या उसको जो है वो हेयरिंग से, विजन से, टच से, या देख के, तो यानी हम जो नॉलेज ले रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इम्पीरिकल नॉलेज बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। उसके बाद दूसरा ट्रेडिशन नॉलेज, जो हमें रवायात से मिलता है। जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ, मैं कैसी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से पाकिस्तान से पता चला। अगर मैं सऊदी जाऊँगा वहाँ के लोगों को और ट्रेंड है, यूके यूएसए वालों को और ट्रेंड है, तो ये मुझे हमें कल्चर ने दिया है। हम कैसी खुराक यहाँ पे खा रहे हैं, बाकी मुल्क कैसे खा रहे हैं, उनके कल्चर ने दी है। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो रवायत ट्रेडिशन से ही मिलता है।
इसके बाद है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है कि वो बंदा जो किसी चीज़ के, मैं कहता हूँ कि मैं एजुकेशन के अंदर जब मैंने 20 साल मिसाल के तौर पर एजुकेशन के अंदर मैं पढ़ा लेता हूँ, तो उसके बाद जो एजुकेशन के मतलब तो सवाल होता है, मैं कहूँगा कि मैं एजुकेशन के ऊपर अथॉरिटी हूँ, कि मैंने एजुकेशन के ऊपर जो है वो बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, तो यानी वो बंदा जो जीनियस हो, किसी काम का एक्सपर्ट हो, क्वालिफाइड बंदा हो, या जैसे एक रिलीजियस मुफ्ती कहते हैं हम लोग, वो तो स्पेशलिस्ट बंदा जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अथॉरिटी है एक सब्जेक्ट पे। इसके साथ हम देखते हैं रेवलेशन। वही ये मुसलमानों के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है वो नॉलेज है, वो रेवलेशन है। ठीक है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स नॉलेज जो क्या है, रेवलेशन है, ये याद रख लेना है। रैशनैलिटी, जो हम अपने दिमाग में किसी चीज को वजह दे रहे होते हैं, दिमाग उसी को जो वो नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस से तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी दिमाग जो ये कहता है कि इसका जवाब ये होगा, या रैशनल हमारा दिमाग भी जवाब देता है कि हमारा ज़हन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, या फिर दिल नहीं, मेरा दिमाग ये कहता है, उसको हम रैशनल बोलते हैं। तो इसकी वजह ये है वो वगैरह। उसके बाद है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हर वो साइंस की दुनिया के अंदर वो नॉलेज ही तस्लीम शुदा है। साइंस की दुनिया के अंदर वही नॉलेज एक्सेप्टेबल है जो साइंस से गुजरा हुआ हो। जो साइंस क्या होती है कि पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम के मुताबिक प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन दो, हाइपोथेसिस दो। हाइपोथेसिस को फिर उसके अंदर उसको तजर्बे से गुजारो। तजर्बे से गुजारने के बाद में वो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करें, उसको एनालिसिस करें, उसको इंटरप्रेट करें, और कंक्लूजन दे, बाद में उसका एनालिसिस करें, रिपोर्ट दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये वो नॉलेज जो साइंस से गुजर के आता है उसको हम साइंटिफिक नॉलेज कह रहे होते हैं। इसके बाद है इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव नॉलेज। ये याद रख लें, ये इंडक्टिव डिडक्टिव के टॉपिक हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव इंतहाई इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई पेपर आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिनमें तीन जगह से सवाल ना आया हो। पहला ये इंडक्टिव डिडक्टिव में से सवाल, इवन जब मेरे पेपर हुआ था, यानी वो जब मैंने एग्जाम दिया था 2022 के अंदर लेक्चरर एजुकेशन का, उसके अंदर 4 सवाल जो थे वो इंडक्टिव डिडक्टिव से आए थे। ठीक है, इसी तरह जो है वो दूसरा हमारे पास इंडक्टिव डिडक्टिव से 4 क्वेश्चन, जिनके कैमरे ऑन है वो कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, इंडक्टिव डिडक्टिव से 4 सवाल हमारी तरफ आए थे, और 2 सवाल पक्के हैं, 1 से 2 सवाल। दूसरा है टॉपिक मैंने देखे हैं कि जो हमारे पास असेसमेंट होती है, प्लेसमेंट असेसमेंट, हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट वगैरह, जो असेसमेंट की टाइप्स हैं, उनसे सवाल जरूर आते हैं। तो चार उधर से सवाल। तीसरा हमारे पास एरिया है वो है बलून टेक्सानोमी। बलून टेक्सानोमी जो है उससे सवाल जरूर आते हैं। तो अभी लिख लेंगे 3 टॉपिक आप लोगों ने हर सूरत करनी है। बलून टेक्सानोमी, इसके बाद आपने इंडक्टिव डिडक्टिव, और इसके बाद आपने ये जो असेसमेंट की टाइप्स हैं ये आप लोगों ने जरूर करनी है, इनसे सवाल जो है वो आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं इंडक्टिव एक्सक्यूज डिडक्टिव मी की सर, थोड़ी सी। तीसरा कौन सा बताया? इंडक्टिव सर तीसरा डिडक्टिव, कौन सा बताया? बलून जी जी। टेक्सानोमी, और जी उसके अलावा असेसमेंट की टाइप्स, ये फॉर्मेटिव, जी। समेटिव, डायग्नोस्टिक, जी प्लेसमेंट ठीक। असेसमेंट, इनमें से इंडक्टिव डिडक्टिव का एक आसान सा कंसेप्ट जो है ना वो तो ये है कि आप कहते हैं कि डिडक्टिव के अंदर हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, और इंडक्टिव के अंदर हम स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं। इतना तो ये सबको ये कंसेप्ट का पता होगा कि इंडक्टिव के अंदर हम पहले, यदि मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ, मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो क्लासरूम के जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों को क्या करता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ। इसको हम कह रहे होते हैं कि ये इंडक्टिव हमारा मेथड है। ठीक है, और डिडक्टिव के अंदर जब मैं क्लासरूम में आया बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहले मैंने उनको रूल्स बता दिए, और उसके बाद मैं बच्चों को जो है वो यानी उसकी मिसालें देता हूँ, तो ये हमारा डिडक्टिव हो गया। इन आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ। इसकी वो हमारे एक दोस्त ने एग्जाम्पल दी कि जैसे डी जी खान की है, कि डी डिडक्टिव, और उसके बाद डी जी, जी के साथ क्या आ जाएगा, वो जनरल, यानी आपके जेन के अंदर आ जाए, जब डिडक्टिव की बात होगी तो डी जी खान, यानी डिडक्टिव होगा जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, डिडक्टिव क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक। ये तो आसान करना है, लेकिन सवाल इस तरह नहीं आएगा। सवाल जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स आएगा, वो इस तरह आएगा। ये याद रख लें, इंडक्टिव जो है हमारे पास ये होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, और डिडक्टिव हमारे पास है ये है क्वांटिटेटिव। चलिए, क्वालिटेटिव इंडक्टिव क्वालिटेटिव है, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव। अब डिडक्टिव के अंदर हमारे पास थ्योरी जो होती है वो, क्योंकि क्वांटिटेटिव जब रिसर्च हम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बाद में चीजें हमने करनी है, लेकिन यहाँ अगर आपको समझने के लिए, जब हम डिडक्टिव के अंदर रिसर्च कर रहे हैं
और रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास पहले हाइपोथेसिस हो, और हाइपोथेसिस की बुनियाद पे हम आगे काम कर रहे हों, तो ये डिडक्टिव के अंदर आता है। हाइपोथेसिस पहले है। इंडक्टिव के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च है, और आपको पता होगा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम जो हाइपोथेसिस होती है वो बेसिकली बना रहे होते हैं। हाइपोथेसिस क्वालिटेटिव के अंदर हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। पेपर के अंदर जब सवाल आएगा तो वो सवाल अगर इस तरह हो कि कोई ऐसी बनी बनाई, यानी आज एक सवाल था पेपर के अंदर आया हुआ था प्रीवियस पेपर में, कि थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट था, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, भाई थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। अब बहुत से लोगों ने इसको इंडक्टिव जो लगाया हुआ था वो इंडक्टिव लगाया हुआ था, लेकिन देखें जो थ्योरी होती है ये ऑलरेडी टेस्टेड होती है। थ्योरी जो होती है जो बनाई जाती है बहुत से जो समझ लें प्रूफ वगैरह इकट्ठे करके बहुत सी बातों के बाद थ्योरी डेवलप होती है। तो थ्योरी जो होती है वो कहाँ पे आती है, वो डिडक्टिव के अंदर आ रही होती है, ये वो हो गई ऑलरेडी बन गई है, वो क्वांटिटेटिव है, तो उस वजह से करके वो वाला आंसर जो था उसका डिडक्टिव था। मजीद जब हमने टॉपिक पढ़ना है तो इंडक्टिव डिडक्टिव का इसके ऊपर डिटेल से बहस होगी। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव के बाद वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन होता है वजदान, यानी बैठे बैठे बगैर कोई मुशक्कत किए, बगैर कोई जो है वो तगदो किए, बैठे बैठे मेरे जहन के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है, जिसे हम आम लफ्जों में कभी कभी इल्हाम भी कह रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्यूशन बोलते हैं। ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन सबसे वीक सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो इंट्यूशन है। सबसे आसानी से मिल जाने वाला और सबसे कमजोर जो नॉलेज है वो ये इंट्यूशन है। उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ रही होगी। किसी को सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर कहीं मसला है तो बता दें। सर ये जो डिडक्टिव है ये क्वालिटेटिव है? नहीं नहीं, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव है, इंडक्टिव क्वालिटेटिव है। ओके सर, ओके। सर समटाइम कहते हैं कि जो थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग ये रेलेवेंट हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के साथ, यस मेथड के साथ जी लिंक जी, करती हैं बिल्कुल चीजें, बिल्कुल बिल्कुल किस बिल्कुल तरह नहीं करती करता। हैं? देखें, पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग के ऊपर आप क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होते हैं, यानी मेरा एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं। एक प्रॉब्लम है उसके मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं, और उनमें से मैं किसी एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंचता हूँ, तो ये मेरे पास जो होगा ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, यानी किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे होना। किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे होना ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और डाइवर्जेंट क्या होता है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उसके मैं बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड करता हूँ, मैं कहता इसका ये हल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट यानी बहुत सारे सोल्यूशन। अब इसको आप रिलेट करें इंडक्टिव डिडक्टिव के साथ। इंडक्टिव क्या होता है, जब हम उसमें एग्जाम्पलें दे रहे होते हैं, एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, तो जब वहां पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो वाली इधर हमारी डाइवर्जेंट के साथ रिलेट कर जाएगी, और जो कन्वर्जेंट है वो हमारी डिडक्टिव अप्रोच के साथ, जहाँ पे हम एक यानी वहाँ एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो वहां पे ये चार पांच टर्म्स है। मैं आपने बात की है तो जरा इसको बता देता हूँ। लेकिन हमारे पास आती है क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे पास आती है क्रिएटिव थिंकिंग, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डाइवर्जेंट, ये सारी चीजें हम इन सब को इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे कन्वर्जेंट जो है, यानी किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होना। जब एक पॉइंट पे इकट्ठा होना है तो हम जब डिडक्टिव के अंदर भी कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं, रूल को बात करती हैं, तो कन्वर्जेंट और डिडक्टिव जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जबकि जो हमारे पास दूसरे आते हैं डाइवर्जेंट और उसके अलावा ये इंडक्टिव, ये आपस में बराबर हो जाते हैं। कुछ पता चला, कुछ समझ आई? जी सर, जी सर। ओके। अच्छा, इसके बाद एथिक्स ऑफ रिसर्च है। रिसर्च एथिक्स में पेपर में अगर कोई सवाल पूछता भी है तो बस इतना ही आप जेल में रख लें कि किसी का किया हुआ काम बगैर रेफरेंस के हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज करें तो ये एथिक्स से खराब है, ठीक है। और ऐसी रिसर्च जिसके अंदर किसी को तकलीफ पहुंच रही है, यानी मैंने एक रिसर्च की है और रिसर्च में डाटा कलेक्शन के दौरान उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, ह्यूमैनिटी इससे डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो वाली रिसर्च जो है वो रिसर्च एथिक्स के अंदर नहीं आएगी। रिसर्च का डाटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी का जो है वो डाटा जो है वो कभी लीक नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिस तरह की राय हो कि फलां बंदे ने ये राय दी, ये नहीं है। बस इतना ही आप एथिक्स ऑफ रिसर्च के अंदर अपने ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी की कोई बात कोट करनी है तो उसको हम क्या करेंगे कि उस बात को उसका रेफरेंस लेंगे कि फलां, एक्नॉलेज करेंगे कि फलां बंदे ने ये बात पहले कही है, और दूसरा किसी का डाटा चोरी नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर एक की बात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे।
इतनी बात याद रख लेंगे, ये काफी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। देखिए, साइंस की दुनिया के अंदर कोई चीज काबिल कबूल नहीं है जब तक वो साइंटिफिक मेथड से जुड़ी हुई ना हो। और साइंटिफिक मेथड प्रॉपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीकेकार है, एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। फिर उस प्रॉब्लम की बुनियाद पे हम एक हाइपोथेसिस दे देते हैं, एक मफरूजा दे देते हैं, मेरा एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं एक हाइपोथेसिस दे देता हूँ। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, हम बाद में उसका अगला नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, वो हमने उसके ऊपर हाइपोथेसिस दे दी। अब हाइपोथेसिस देने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि किस कौन सा मेरी जो है ना वो रिसर्च डिजाइन क्या होगा, मतलब पॉपुलेशन कौन सी होगी जिनसे मैंने जो है वो डाटा लेना है। हम वो उस पॉपुलेशन से वो डाटा कलेक्ट करेंगे, वहां से उस डाटे को एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उसके कंक्लूजन करेंगे और बाद में हम उसकी जो रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे। तो इसको, इस सारे प्रोसेस को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। जस्ट इतना ही साइंटिफिक मेथड प्रॉपर एक तरीका है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर हाइपोथेसिस बनाना, फिर कलेक्शन और एनालाइजिंग यानी पॉपुलेशन जहाँ से हमें डाटा लेना है, डाटा लेना, फिर एनालिसिस करना, फिर कंक्लूजन निकालना, और एट द एंड हम उसकी अंदर जो है वो अपनी जो राय जो है वो भी दे देते हैं। और आखिरी स्टेप के अंदर ये है कि वो जो मैंने प्रेडिक्शन दी की थी, जो हाइपोथेसिस दी थी, अगर तो कंफर्म हो जाए तो जबरदस्त है, मेरा वो एक समझे तो थ्योरी के प्रोसेस में चली गई, थ्योरी बनने लग गई। और अगर वो प्रूव नहीं हो जाती तो डिसकन्फर्मेशन हो जाती है, तो फिर हम अपनी हाइपोथेसिस को दोबारा मॉडिफाई करेंगे। ये यहाँ पे इसको मैंने फिर अगेन स्टेप बाय स्टेप के अंदर लिखा है कि हमने किसमें क्या करते हैं, आप बाद में देख लीजिएगा। सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस के हवाले से। हाइपोथेसिस जो होती है ये क्या है कि प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। और ये प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन कोई ऐसा नहीं होता कि आपने यकदम बैठे किसी चीज के बारे में हाइपोथेसिस दे रहे, बल्कि उस प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन के पीछे आपकी कोई ना कोई स्टडी होनी चाहिए, आपका कोई ना कोई उसके मुतालिक प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए, जिस बुनियाद पे आके आप जो है वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यही कहते हैं ना कि अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी जो स्टडी है, कोई लॉजिक होती है, कोई रीजनिंग होगी प्रॉपर, उसकी बुनियाद पे आप कर रहे हैं। तो वो अच्छी हाइपोथेसिस वही होती है जो क्लियर हो, जो कंसाइज हो, जिसको टेस्ट किया जा सके, जो कंसिस्टेंट हो विद टेक्स्ट के साथ, वो जो है वो एक अच्छी जो है वो हाइपोथेसिस है। हम हाइपोथेसिस की बेसिकली टाइप की तरफ जाते हैं। ये बाकी चीजें तो ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो है वो हमें डायरेक्शन देती है रिसर्च की तरफ। ये हमें बताती है कि वेरिएबल का आपस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, उनका लॉजिकल स्टेटस की तरह चीजें बताती हैं। असल जो चीज हमने करनी है वो हम करते हैं आज इसका टाइप के हवाले से बात करेंगे। ये देखेंगे नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये सवाल नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से भी सवाल हर दूसरे चौथे पेपर के अंदर आया होता है। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस जब दो वेरिएबल्स का आपस के दरमियान कोई रिलेशनशिप न हो, इसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, नल हाइपोथेसिस का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसका दूसरा नाम है रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम, दूसरा नाम क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है? वो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। जब दो वेरिएबल्स का आपस के दरमियान कोई रिलेशनशिप न हो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और जब दो वेरिएबल्स का आपस के दरमियान रिलेशनशिप हो तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। और जब नल हाई दो दो का, अब मिसाल के तौर पे मैं नल हाइपोथेसिस, दो चीजों का आपस के दरमियान रिलेशनशिप निकल आता है, तो नल तो रिजेक्ट हो गई, नल हाइपोथेसिस तो वो ना हुई, तो फिर वो क्या हो गई? वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। जब नल नहीं होगी तो अल्टरनेटिव होगी, अगर अल्टरनेटिव नहीं होगी तो नल होगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने मिसाल दी है कि आइसक्रीम का जो रिलेशनशिप है वो है इसके साथ टेम्परेचर के साथ। यानी कोई बंदा आइसक्रीम खाए तो इससे क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा, मैं कहता हूँ टेम्परेचर हो जाएगा। ये मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। अब बाद में प्रूव होता है कि यार आइसक्रीम का बुखार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई, और प्रूव हो गई कि टेस्ट हो गई कि नल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर उनका दरमियान रिलेशनशिप निकल आता है तो नल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो उसकी जगह ले लेगी। क्लियर? या ये नल और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नल और अल्टरनेटिव। सर दोबारा बता दें।
जी समझ हमारे नहीं आई, पास अल्टरनेटिव वाले की नहीं है। जी दो चीजें हमारे पास हैं, दो हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव। जब भी रिसर्च होगी, रिसर्च के अंदर जब भी हाइपोथेसिस दी जाएगी, हाइपोथेसिस को सबसे पहला जो टेस्ट किया जाएगा वो इसी के ऊपर टेस्ट किया जाएगा कि इधर ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। यही मैंने कोई सोल्यूशन दिया, मैंने कहा कि जो आइसक्रीम है इसका जब ये बच्चा खाएगा तो उसको जो है वो टेम्परेचर हो जाएगा। ये मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी है अपने प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पे या लॉजिक की बुनियाद पे। अब वो बच्चे को हम आइसक्रीम खिलाते हैं, उसको बुखार नहीं होता। यानी हमने कहा कि जो मैंने कहा दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन, तो साबित हो गया कि रिलेशनशिप कोई नहीं है बुखार का, उसके साथ कुछ ताल्लुक ही कोई नहीं आइसक्रीम के साथ। अब मीन की जो नल हाइपोथेसिस थी वो प्रूव वो ठीक नहीं है, यानी वो रिजेक्ट हो गई। अच्छा जब वो गई यहाँ पे ये प्रूव हो गई कि नल हाइपोथेसिस या दो के दरमियान वेरिएबल रिलेशनशिप यहाँ तो ठीक है। अगर ये हो, दूसरा सीन में ये देखें कि बच्चे को हमने आइसक्रीम दी और बच्चा बीमार हो गया, उसको टेम्परेचर हो गया, इट मीन कि वो नल हाइपोथेसिस जो कि वाकई वो तो ट्रू निकली, यानी उसको जो है ना उसका बुखार हो गया। तो उस सूरत के अंदर जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे आ जाएंगे। नहीं, जब नल हाइपोथेसिस खत्म हो चुका है, उनके दरमियान तो रिलेशनशिप आ गई है ना, आइसक्रीम खाई है तो उससे टेम्परेचर हो गया है, तो इट मीन ये नल हाइपोथेसिस तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, तो उसके मुतबादल में क्या आ जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी अल्टर हमारी बेसिकली हमें चाहिए कौन सी रिसर्च होती है, हमें चाहिए होती है अल्टरनेटिव चाहिए होती है, हमें नल नहीं चाहिए होती। यानी ये हमने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसमें हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़ेंगे, वहां पे चीजें मजीद वाजी होंगी कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये बातें हम वहां पे भी कुछ देखेंगे। यानी हमें सर हमें अगर चाहिए। आइसक्रीम, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर आइसक्रीम खाने से अगर उसको फीवर हुआ है तो ये अल्टरनेटिव 5। जी अल्टरनेटिव होगी बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पे ओके रिलेशनशिप ओके। आ गए। इसके बाद ओके जो सर। है ठीक है। अच्छा इसके बाद डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं कि जिनका आपस के अंदर ताल्लुक हो, जैसे हम कहते हैं ना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, जिसे हम डायरेक्शनल बोलते हैं। यानी एक चीज में इजाफा हो रहा है, दूसरी के साथ इजाफा हो रहा है, इसे डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शन जिनका आपस के अंदर कोई ताल्लुक ना हो, यानी एक के बढ़ने कम होने से दूसरे के बढ़ने, तो मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज विद मॉर्निंग वॉक, ये नॉन डायरेक्शनल है। कि परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस से मॉर्निंग वॉक का क्या ताल्लुक है, आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं है हम कहेंगे कि वो जितनी ज्यादा वॉक करेगा उतनी उसकी जो है ना वो परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होगी। और अगर कोई चीज ऐसी हो कि एक चीज के बढ़ने से तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कह देते हैं। इसी तरह सिंपल सिंपल जहाँ पे एक वेरिएबल हो उसे हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस, और जहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल हो उसे हम कह रहे होते हैं कम्प्लेक्स। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये सिंपल की मैंने 3 एग्जांपल दी सर हैं। जी सर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को थोड़ा सा अगेन रिपीट कर दें। ये तो थोड़ा सा उसके साथ नहीं मैच हो रहा, पहले जो आपने सर बताया है, क्या नाम है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ, फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा? देखिए, नल हाइपोथेसिस तो हम ये कह रहे हैं, अच्छा ये चीजें आपस में कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। ये आप मिसाल को एक ही हाइपोथेसिस के अंदर आप चार चीजें फाइंड कर सकते हैं। आप पहले कहते हैं कि नल है या अल्टरनेटिव है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, सिंपल है, कम्प्लेक्स है। हर जोड़े में से आप एक एक जोड़ा जो है ना वो किसी में भी आप तलाश कर सकते हैं, ठीक है, हर जोड़े में। अब यहाँ पे बात देखें डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हम जैसे साइंस के में पढ़ते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज के बढ़ने कम होने से दूसरी चीज बढ़े कम हो, तो ये तो होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है कि जिसमें एक चीज के कम ज्यादा होने से दूसरी चीज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये एक एक ही साइकिल के अंदर हम सारी चीजें देख इस सकते हैं। तरह सर अगर बढ़ने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कम होने से कोई इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ रहा, तो फिर नल में भी तो वही हो रहा है ना। नल हाइपोथेसिस में भी तो कोई दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होता, और अल्टरनेटिव के दरमियान एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी के उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या एक कम हो रही तो इसका मतलब इम्पैक्ट तो उसमें पड़ रहा है ना। जब रिलेशनशिप आ गया है, तो फिर वो मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि नहीं है हम कोई रिलेशन। ये मैं बात कर रहा हूँ, एक हाइपोथेसिस के ऊपर हम सारे रूल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल एक हाइपोथेसिस एक टाइम के अंदर नल भी है, नॉन डायरेक्शनल भी है, सिंपल भी है, यानी
एक टाइम के अंदर एक हाइपोथेसिस के ऊपर हम सारे रूल लगा सकते हैं। ये डिफरेंट रूल्स हैं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, बेसिकली सारे रूल्स हम एक हाइपोथेसिस के ऊपर ये सारी बातें लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नल इसके हाइपोथेसिस है अंदर तो कोई वो नॉन। जी। डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन का नहीं इस तरह पे बताया जा सकता, ये कोई डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे देखें, मैंने अभी यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल लिखी होगी यहाँ पे, गर्ल्स परफॉर्म वेल देन बॉयज। अब ये वाली तो एक नॉन डायरेक्शनल है, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं है। तो या जैसे मैं कहता हूँ कि को एजुकेशन के अंदर बॉयज अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। यानी डायरेक्शन के अंदर हम ये बता रहे हैं कि एक चीज के साथ दूसरी चीज में इजाफा हो रहा है, नॉन डायरेक्शन के अंदर ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं ऐसा उसमें अंदर इजाफा नहीं है। ये एक ही टाइम के अंदर सारे रूल लग सकते हैं। आप ये नहीं कि एक लग गया है पहले नल हाइपोथेसिस, जब वो हो गया है तो दूसरा नहीं होगा, ये सारे रूल उसके ऊपर लग सकते हैं। अच्छा, सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स में आते हैं। सिंपल जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, जैसे मैं कहता हूँ स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, जो बंदा स्मोकिंग करता है उसको कैंसर हो जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि उसमें दो तीन वेरिएबल हो जाएं यानी ज्यादा हो जाएं, जैसे ईटिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लीड टू वेट लॉस एंड स्किन ग्लो। तो अब यानी कि दो जहाँ पे वेरिएबल आगे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेजिटेबल और फ्रूट्स, और उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी दो है, वेट लॉस और स्किन ग्लो। तो जहाँ पे वेरिएबल ज्यादा होंगे वो कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगी, जहाँ वेरिएबल कम होंगे वो सिंपल हाइपोथेसिस होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल होते हैं कि कुछ चीजें हमारे पास जो होती हैं वो ट्रुथ होती हैं हमेशा से, जैसे मैं कहता हूँ सूरज मशरिक से निकलता है, ऐसी चीजें जिनके अंदर जो है वो शक शुबा की गुंजाइश ही कोई ना हो, जो सबको पता हो गया ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये वाली कहते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। और ऐसी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई हो, एग्जिस्टेंशियल हो सकता है कि सम टाइम जो है ना वो, जैसे मैं कहता हूँ कि जिसकी सैलरी ज्यादा, इनकी सैलरी ज्यादा करें एम्प्लॉइज की तो ये काम अच्छा करेंगे। तो अब ये एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस है हमारी कि यार इसको ना पैसे ज्यादा दे के काम अच्छा करेगा। हो सकता है कि बाद लोगों को पैसे ज्यादा भी दिए रहे फिर भी काम नहीं करते। तो कुछ चीजें यूनिवर्सल, वो चीजें जो ऑलरेडी ट्रुथ है, एवरीडे ट्रुथ है, हर कहीं सच है, वो यूनिवर्सल होगा। एग्जिस्टेंशियल जो हमने बनाई हुई है और सम टाइम वो फेल भी हो सकती है। इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव और नल हाइपोथेसिस, जब दो चीजों के दरमियान डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप को वो पॉजिटिव होगी, जहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप को एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो, या नल हाइपोथेसिस जहाँ कोई रिलेशनशिप ना हो। इसके अलावा एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, जिसके अंदर यानी एक सेंसेस का ताल्लुक हो, एक्सपेरिमेंट का ताल्लुक हो, एक्सपेरिमेंट से हम यानी जिसमें कहता हूँ ईटिंग फूड लीड टू वेट गेन, जो ज़्यादा खाना खाएगा वो उसका वेट गेन होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से ताल्लुक है, तो जो बंदा इस तरह एक्सपीरियंस करेंगे वहां से पता चलेगा। तो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस इसको बोलेंगे। बेसिकली जो ये वैसे जनरली जहाँ पे मुझे ये चीज़ें मिली मैंने इनको लिखी है, जो असल चीज़ आपकी याद रखने वाली है वो आपके नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कंसेप्ट को नहीं भूलना, ठीक है। जो जहाँ पे हम काज एंड इफेक्ट के देख रहे होते हैं, उसके अलावा स्टैटिस्टिकल ऐसी जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होती है हाइपोथेसिस के अंदर। यानी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, वो जो है वो फैमिली ठीक है को गुजारा कर सकती है, सर्वाइवल मूड के अंदर है। जो 1 लाख से कम कमा रहे हैं वो सर्वाइवल मूड के अंदर नहीं है, वो अच्छा नहीं। एक मिसाल एक हाइपोथेसिस है। तो इस तरह की स्टैटिस्टिक है जिसके अंदर तो वैल्यू हो, और जो सब्सटेंटिव होती है उसके अंदर वैल्यू कोई नहीं होती है, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस बोल देंगे इसके मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ, कोई चीजें यहाँ तक कंफ्यूजन? ये जो रिसर्च है ना ये थोड़ी बोरिंग किस्म की है, यानी आपकी एजुकेशन बड़ी जबरदस्त सब्जेक्ट है, और इसके अंदर सबसे जो कोई खुश चीज है ना वो रिसर्च है। जो मैं बैच 3 को पढ़ा रहा था तो रिसर्च मैंने सबसे एंड पे वहां पे रखी थी, और ये पूरे मंथ का एक वहां पे टारगेट था, तो इसलिए मैंने कहा ये पेपर बिल्कुल अभी आ रहे हैं तो मैंने रिसर्च को जो है उसके अंदर ये पहले यहाँ पे शुरू की कि रिसर्च हम पहले कर लें, फिर हम ये बाकी चीजें करेंगे। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू कैसे क्यों किया जाता है? लिटरेचर रिव्यू इसलिए किया जाता है ना, जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम एक तो रिसर्च के गैप को फाइंड करने के लिए अपने एक टॉपिक्स के मुतालिक जो अपने टाइटल है उसके मुतालिक जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं। लिटरेचर रिव्यू के हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास आते हैं जैसे किसी भी रिटन समरी है, किसी आर्टिकल की, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है, तो बुक्स है, तो एब्स्ट्रैक्ट है, किसी चीज़ का रिव्यू है, तो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफी किसी एक का लिखा हुआ,
डिजर्टेशन हो गया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मुख्तलिफ सोर्सेज सारे जो है वो लिटरेचर रिव्यू के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कोई ऐसी तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आर्टिकल हो जाए, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस पेपर हो जाए, चाहे बुक्स हो जाए, या इस तरह की रिव्यू हो जाए, डिजर्टेशन, गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो जाए, कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कोई अखबार वगैरह की कोई खबर हो जाए, इन सब को हम अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर शामिल कर लेते हैं। बाकी इनके क्या फ़ायदे नुकसान है, या आपने देख लेना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी ये चीज़ें लिटरेचर रिव्यू कहाँ करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और मैनुअल। ऑनलाइन वो होते हैं जो हम इंटरनेट से भी कर रहे होते हैं, और मैनुअल वो होते हैं जो हम ये कर रहे होते हैं लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह लेके कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो जनरल रेफरेंस टूल्स हैं, वो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स डायरेक्ट जिसके मतलब रिसर्च कर रहे हैं वही बंदे से डाटा लेते हैं, और सेकेंडरी जो हमें जो है ना किसी अदर बंदे, किसी न किसी और की बायोग्राफी लिखते हुए उसको देते होते हैं। ये 1 मिनट के बाद जो है वो जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं दोबारा कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे, ग्रुप के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है। सिंपल यदि रिसर्च का जो मकसद है उसे हम ऑब्जेक्टिव बोल रहे होते हैं कि हम रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में देखने देंगे कि स्लाइड की कौन सी चीज़ है ऐसी। एक तो जो हमारे जो रिसर्च है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट का एब्रीवेशन याद रख लें, ये पेपर के अंदर आया हुआ था कि कोई एक चीज़ वहाँ छोड़ देगा और बाकी आप सेम। स्मार्ट है, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना रिसर्च के, ये स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक होने चाहिए। इसके अंदर इतने भी तकरीबन देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बहुत ब्रॉडर टर्म होते हैं, यानी एक ओवरऑल किसी चीज़ को देख रहे हैं, कंट्री लेवल पे या बड़े लेवल पे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, इसको जनरल ऑब्जेक्टिव बोल रहे होते हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे वो होते हैं कि जिनको हम बहुत शॉर्ट और नैरो करके चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी वहाँ पे हम यानी बड़ा स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उसको हम जो है वो स्पेसिफिक बोल रहे होते हैं। यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव की मैंने एग्जांपल भी दी है, जैसे ये जानती है वो एग्जांपल कि टू असेस द प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टीचर वर्किंग एट सेकेंडरी लेवल एट जंग, और उसको मैंने बड़े लेवल पे बात कर दी है। और फिर जब उसको छोटे लेवल पे बात करूंगा तो असेस द टीचर नॉलेज ऑफ लेसन प्लानिंग इन दो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने रिसर्च की थी कि जो मेरी अंचल के अंदर रिसर्च थी कि पेडागोजिकल डिस्पोजिशन ऑफ टीचर एट कॉलेज लेवल। अब पेडागोजिकल डिस्पोजिशन ये मेरा टाइटल था एमफिल की रिसर्च का। बाद में जब मैंने इसके ऑब्जेक्टिव लिखे तो मैंने इसके 3 ऑब्जेक्टिव बनाए। जब सुबह हम चीज़ों को स्पेसिफाई करना था तो 3 ऑब्जेक्टिव के अंदर पहले मैंने बताया कि पेडागोजिकल नॉलेज क्या टीचर के पास है, क्या टीचर के पास पेडागोजिकल स्किल है, यानी उनकी मैंने उनकी परसेप्शन, टीचर की परसेप्शन भी ली, अपनी ही जो है वो राय दी, उनसे डाटा भी लिया। तो हम चीज़ों को नैरो डाउन करते हैं जब हम अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं। जिन लोगों ने एमफिल किया हुआ है उन्हें तो अंदाजा हो गया कि वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और आपका टॉपिक क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट स्केल। ये मेजरमेंट स्केल वाला क्वेश्चन भी बहुत अहम है, यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। मेजरमेंट स्केल, इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा, जहाँ से बात की समझ ना आई तो पूछ लीजिएगा। मेजरमेंट स्केल हमारे पास 4 हैं, नॉमिनल, आर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, और आपने इसको इसी तरतीब से याद करना है। इसको नोअर भी बोलते हैं और इसको आपने इसी तरतीब से याद रखना है। मैं यहीं पे चीज़ों की वजाहत कर देता हूँ और बाकी बाद में स्लाइड आप देख लीजिएगा। नॉमिनल कहते हैं कि जहाँ हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को नाम दे रहे होते हैं, उसे नॉमिनल बोलते हैं। और जो आर्डिनल होता है वहाँ हम चीज़ों को रैंक कर रहे होते हैं, तरतीब दे रहे होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि पहले वाले में जो खसूसियात हैं, दूसरे वाले में पहले वाले की भी खसूसियात होंगी, कुछ नई बातें भी होंगी। इसी तरह इंटरवल जो है उसके अंदर नॉमिनल आर्टिकल की खसूसियात भी होंगी, अपनी भी होंगी। रेशो है तो रेशो के अंदर नॉमिनल आर्टिकल इंटरवल जो है ना वो सबकी खसूसियात शामिल होंगी, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल के अंदर हम चीज़ों को सिर्फ नाम दे रहे होते हैं, यानी चीज़ों के कोई ये मेल है, ये फीमेल है, ये फला जेंडर है, तो हम वो दे रहे होते हैं नॉमिनल के अंदर। अब जब हम आएंगे, यानी वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह शामिल नहीं होती नॉमिनल के अंदर,
वहां पे किसी चीज को जस्ट नाम देना उसे नॉमिनल बोलते हैं। जब आर्डिनल के अंदर आएंगे वहां चीजों को रैंक करते हैं, रैंक से मुराद है चीजों को हम तरतीब दे रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, किसी चीज को तरतीब देना, किसी चीज को ग्रेड। यहाँ पेपर के अंदर जो सवाल अगर आए तो कहेगा कि रैंक, रैंक का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ग्रेड का वर्ड होगा, या पोजीशन की बात हो जाएगी, तो आपने फौरी आर्डिनल की तरफ चले जाना, ठीक है। इंटरवल के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद उस चीज का, उस रकम का जो है ना वो रिव्यू होना, रिपीट होना। जैसे मैं कहता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब एक ही इंटरवल के साथ चीजें बढ़ रही हैं, 2, 4, 3, 8, 10, तो ऐसे इसे हम कहते हैं इंटरवल्स के, ठीक है। मेरी ये खास होती है 20, 40, 60, 80, 100। इसके अंदर जो एक खास चीज है वो है कि नॉन ट्रू, ये नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो से मुराद ये है कि जहाँ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपको टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की मिसाल देखते हैं। हम ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल बंदे का आम रूटीन में टेम्परेचर कितना रहता है, वो रहता है 98 फ़ारेनहाइट। और अगर हम उससे देखें सेंटीग्रेड में देखें तो हम कहते हैं 36 या 37% जो है वो उसका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये हमारा कॉमनली है। अब ये जो है ना वो यहाँ पे एक वैल्यू है। अब इसी को यानी यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल बंदे की सैंतीस से कोई ना कोई वैल्यू है। आप टेम्परेचर दूसरा देख लें कि मैं कहता हूँ इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई टेम्परेचर नहीं होगा? जीरो तो दूसरा इजमाद है। जीरो के ऊपर यानी वहां पे जो चीज होगी जीरो पे आएगी तो जम जाएगी, लेकिन वहां पे जीरो का कोई ना कोई टेम्परेचर है, कोई ना कोई वैल्यू है। इंटरवल के अंदर जीरो की वैल्यू होती है। जबकि हमारे पास जो रेशियो है, इसके अगले बारे में आते हैं। रेशियो के अंदर हमारे पास जीरो की वैल्यू नहीं होगी, वहां वहां पे ट्रू जीरो होगा। यानी मैं कहता हूँ हाइट है, तो हाइट कहाँ से शुरू होती है? कभी कहा है कि हाइट 1 फुट से शुरू हुई है? हाइट जीरो से ही शुरू है, जहाँ जीरो पे जीरो हाइट है, यानी कोई हाइट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो है वो जीरो से जीरो हाइट है। इसी तरह हम कह देते हैं वेट। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात हमें करनी है। हमें कहते हैं रिसर्च की दो टाइप्स हैं, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय पर्पस के अंदर फर्दर 5 टाइप्स हैं, और रिसर्च बाय मेथड के अंदर भी इसी तरह तकरीबन 5 हैं, और 3 हम मेजर काउंट करते हैं। तो रिसर्च बाय पर्पस के अंदर पहले हमारे पास है बेसिक रिसर्च, दूसरी अप्लाइड रिसर्च, तीसरी एक्शन, और चौथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फिफ्थ जो है वो एनालिसिस रिसर्च। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज है, हम उसको देखते हैं। जो रिसर्च बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च के 2-3 नाम हैं जो आपने याद रखने हैं। एक तो ये बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च को यूनिवर्सल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक, फंडामेंटल, प्योर, यूनिवर्सल रिसर्च। बेसिक रिसर्च के अंदर हम थ्योरी बना रहे होते हैं, थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, और वो थ्योरी जो डेवलप हो रही होती है बेसिक, ये लेबॉर्ट्री के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक रिसर्च के अंदर थ्योरी डेवलप करते हैं, और थ्योरी कहाँ पे डेवलप हो रही होती है? किसी लेबॉर्ट्री के अंदर हो रही होती है, और वहां पे हमारे पास हाई कंट्रोल होता है। यानी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, वो इंसानों के ऊपर नहीं, जानवरों के ऊपर कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं मेंढक के ऊपर, रैट्स के ऊपर, यानी चूहे के ऊपर या मेंढक के ऊपर, इनके ऊपर हमारे जो है एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। तो वहां पे क्योंकि इंसानों के ऊपर तजर्बा नहीं हो रहे होते, वहां पे कंट्रोल बहुत हाई होता है। ये सवाल पूछ जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाई कंट्रोल किस रिसर्च के अंदर होता है? वो बेसिक रिसर्च के अंदर होता है। वहाँ एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया जा रहा होता है? वो नॉन ह्यूमन बीइंग के ऊपर, यानी किया जा रहा होता है एनिमल के ऊपर, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। और वहाँ पे जो उसकी प्रिसीजन है, यानी जो उसको करेक्ट, इससे कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो वहाँ पे 100% होती है। एक्यूरेसी वहाँ पे सबसे ज्यादा होती है बाकी रिसर्च की निस्बत, ठीक है। इसके अलावा इसके मतलब आप और मजीद देख लीजिएगा, जो ये न्यूज पॉइंट है वो यही है। अप्लाइड रिसर्च आ जाए, जब हम थ्योरी हमने बना ली, थ्योरी को जो टेस्ट किया जाता है, पब्लिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसके हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। और ये थ्योरी जो है वो क्या करती है कि इससे हमें, यानी हमें पता चल जाता है कि हमारी जो थ्योरी की वैलिडिटी है, वो थ्योरी को टेस्ट जो किया जाता है वो फील्ड के अंदर टेस्ट किया जाता है, जब हम अप्लाइड रिसर्च को थ्योरी फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च इंसानों के ऊपर हो रही होती है। यहाँ पे कंट्रोल बेसिक रिसर्च की निस्बत कम होता है।
वो वाली रिसर्च जो है वो फील्ड में हो रही थी, जो बेसिक रिसर्च थी वो लेबोरेटरी में, जबकि अप्लाइड रिसर्च जो है ये फील्ड के अंदर हो रही होगी। वो बेसिक रिसर्च हो रही थी इसके ऊपर, जानवरों के ऊपर, जबकि अप्लाइड रिसर्च इंसानों के ऊपर हो रही है। बेसिक रिसर्च जो है वो एक्सपर्ट लोग कर रहे होते हैं, साइंसदान उसके ऊपर यानी बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च है ये एजुकेशनिस्ट जैसे टीचर्स हैं, यानी एजुकेशनिस्ट जो है वो ये रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको ये अप्लाइड रिसर्च के मुताबिक इतनी बातें ही तकरीबन काफी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी मुझे कोई मसला पेश आया है, उस मसले मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरे बच्चे क्लास में एब्सेंट बड़े हो रहे हैं। अब ये मुझे एक मसला पेश है, मुझे इमीडिएट फौरी तौर पर उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। जो फौरी तौर पर किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड करता होता है उसे हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, फौरी तौर पर किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड करना वो क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। और ये क्लासरूम लेवल पे होती है। ये रिसर्च करने वाले टीचर होते हैं, और जो रिसर्च करने वाले होते हैं वो खुद कोई इतने एक्सपर्ट नहीं होते। और ये रिसर्च जो होती है कि इसके रिजल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे क्लासरूम में एब्सेंट रहते हैं, मैंने उनके मुतालिक जो है वो रिसर्च स्टार्ट की, मैंने फाइंड कर दिया कि यार इसकी ये वजह है। अब किसी और स्कूल में बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो मैं अपने वाली जो थी ना, जो मेरी स्टडी थी कि ये वजह है बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, वो मैं उनको नहीं कह सकता कि आप भी ये पर अप्लाई करो तो बच्चे आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि वो जनरलाइजेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये एक्शन रिसर्च यानी इससे याद करने वाली चीजें हैं।